जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 18वें पड़ाव पर आप सबका अभिनंदन। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब असेंबली बम केस में दिल्ली के सेशंस कोर्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चल रहा था। पिछले वीडियो में आपने देखा कि 4 जून 1929 से शुरू हुए मुकदमे में सरकारी गवाहों के बयान दर्ज हो रहे थे। आपने शोभा सिंह का बयान सुना, जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकते हुए देखा। उस बयान में कई लूप होल्स थे जिन पर पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा हुई। अगर वो वीडियो आप नहीं देख पाए हों तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज कुछ और सरकारी गवाहों की सच्ची झूठी गवाहियों का पोस्टमार्टम करते हैं। 4 जून को अगले गवाह थे टेलीग्राफ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर पसरीचा। ये हजरत भी बम धमाकों के समय पब्लिक गैलरी में मौजूद थे, ऐसा इन्होंने दावा किया। इन्होंने अदालत को बताया कि जब असेंबली में पहला धमाका हुआ, ये गैलरी में पहली पंक्ति में बैठे थे। इनको लगा कि किसी ने इनके पीछे से कुछ फेंका था। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि आखिरी पंक्ति के पीछे 2 लोग खड़े थे, जिनमें से एक लंबा था, यानी भगत सिंह। लंबे व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ निकाला, तब ये कूदकर पीछे कॉरिडोर में चले गए। कौन? मिस्टर पसरीचा। और फिर वहां से देखा कि दोनों लोग पर्चे फेंक रहे थे। इन्होंने किसी को बम फेंकते समय नहीं देखा, ऐसा इनका कहना था। अगले गवाह थे सीवी ओब्रायन। ये दिल्ली के वुडलैंड्स होटल में मैनेजर थे। 8 अप्रैल को अपने भाई और मां के साथ पब्लिक गैलरी में मौजूद थे। इन्होंने अदालत को बताया कि मैं दूसरी पंक्ति में बैठा था। पहले धमाके के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बटुकेश्वर दत्त के हाथ में कोई चीज थी जो उन्होंने नीचे सभा कक्ष में फेंकी, जिससे धमाका हुआ। यानी पहला धमाका किसने किया नहीं देखा, और पहले धमाके के बाद घूमकर देखा तो बटुकेश्वर दत्त ने अपने हाथ से कोई चीज नीचे फेंकी, ऐसा देखा, इसका दावा है। आगे कहते हैं कि फिर मैं कूदकर पीछे कॉरिडोर में चला गया। मैंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार होने के बाद देखा। उन्होंने फेल्ट हैट पहन रखी थी। जब मैं कॉरिडोर में खड़ा था तब गोलियों के चलने की आवाज सुनी। धमाकों से पहले हर किसी का ध्यान अध्यक्ष पर था। देखिए, शोभा सिंह ने भी यह बात स्वीकार की थी कि धमाकों से पहले हर किसी का ध्यान अध्यक्ष पर था। सीवी ओब्रायन भी यही कह रहे हैं, पर शोभा सिंह इकलौते ऐसे थे जिनका ध्यान अध्यक्ष पर नहीं, भगत सिंह पर था। यहां यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि धमाकों से पहले हर किसी का ध्यान अध्यक्ष पर था। सीवी ओब्रायन के बाद बारी थी उनके भाई जीई ओब्रायन की। इन साहब ने अदालत को बताया कि ये पब्लिक गैलरी की तीसरी पंक्ति में बैठे थे। इनके भाई इनके आगे दूसरी पंक्ति में। इन्होंने दोनों धमाकों की आवाज सुनी। पहले धमाके के बाद ये वीर महापुरुष आराम से बैठे रहे और दूसरा धमाका होने के बाद ही पीछे मुड़कर देखा। तब ये उठे और अपनी मां को खींचते हुए पीछे कॉरिडोर में चले गए। इनका कहना था कि वहां एक पिलर के पीछे से इन्होंने देखा कि भगत सिंह, जिन्होंने कैप पहनी हुई थी, वे गोलियां चला रहे थे। ये भगत सिंह को पकड़ना चाहते थे पर इनकी मां ने रोक लिया, ऐसा इन्होंने अपने बयान में कहा। आपने दोनों के बयान सुने। पहला कहता है कि भगत सिंह ने फेल्ट हैट पहना था, दूसरा कहता है कैप पहनी थी। पहला कहता है कि पहले धमाके के बाद वह कूदकर अकेला पीछे कॉरिडोर चला गया, यानी कि भागते हुए उसको मां की याद नहीं आई। दूसरा कहता है कि पहले धमाके के बाद वो आराम से बैठा रहा, यानी उसे भी मां की याद दूसरे धमाके के बाद ही आई। अगला गवाह बहुत महत्वपूर्ण था। यह था सार्जेंट टेरी, जिसने भगत सिंह को गिरफ्तार करने का दावा किया। दोस्तों, इसके बयान को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसने भी जमकर झूठ बोला। टेरी ने अदालत को कहा
कि मैं लेडीज गैलरी के दरवाजे पर खड़ा था। पहले धमाके की आवाज सुनी, सभा कक्ष से धुआं उठता देखा। इंस्पेक्टर जॉनसन मेरे पास ही खड़े थे। उन्होंने मुझे दरवाजे बंद करके विजिटर्स को बाहर निकलने से रोकने का आदेश दिया। पहले धमाके के बाद मैं लेडीज गैलरी में आखिरी पंक्ति तक आगे आ गया ताकि सभा कक्ष में देख सकूं। तभी दूसरा धमाका हुआ। इसके बाद पिस्तौल की 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। लोग इशारा करके बता रहे थे कि वे लोग यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पब्लिक गैलरी में हैं। मैं उनके पास गया। भगत सिंह के दाएं हाथ में पिस्तौल थी और वे इसे अपने हाथ में घुमा रहे थे। मैंने उनके हाथ से पिस्तौल छीनी और दोनों को गिरफ्तार किया। बड़े बहादुर थे जी। दोनों के एक एक बाजू को अपनी बाजू के नीचे दबा लिया। जब मैं इनको लेकर आ रहा था तब रास्ते में इंस्पेक्टर जॉनसन मिले। हम दोनों ने इनकी तलाशी ली। उसके बाद असेंबली की जनरल ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट कॉलिंस के कमरे में रिकवरी लिस्ट बनाई, जिस पर मेरे और इंस्पेक्टर अली शाह के हस्ताक्षर हैं। पुलिस के अलावा और किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। दोस्तों, इससे पहले कि टेरी के बयान का पोस्टमार्टम हो, चलिए सुन लेते हैं उस दिन के आखिरी गवाह ट्रैफिक इंस्पेक्टर जॉनसन का बयान। जॉनसन थे तो ट्रैफिक में, उस दिन असेंबली के अंदर क्या कर रहे थे ये तो नहीं जानते। इन्होंने अदालत में दिए बयान में कहा कि मैं उस समय लेडीज गैलरी की अंतिम पंक्ति के पीछे एग्जिट गेट के पास खड़ा था, टेरी के आसपास। पहले धमाके के बाद मैं लेडीज गैलरी में आगे की ओर बढ़ा ही था कि दूसरा धमाका हुआ। तभी पिस्तौल की गोलियों की आवाज सुनी। मैंने सार्जेंट टेरी को एग्जिट गेट बंद करने का आदेश दिया और खुद सेंट्रल एग्जिट की ओर भागा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? कहते हैं वहां मैंने देखा कि लोग तेजी से बाहर भाग रहे थे और ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस वालों को भीड़ ने धक्का देकर एक किनारे लगा दिया था। फिर मैं वापस लेडीज गैलरी में आ गया। वहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि अपराधी वहां पब्लिक गैलरी में है। मैं वहां गया तो देखा कि सार्जेंट टेरी उन दोनों को लेकर आ रहे थे। मैंने वहीं पर उनकी तलाशी ली। भगत सिंह के पास एक भरी हुई मैगजीन मिली, जबकि बटुकेश्वर दत्त के पास 2 पर्चे और कुछ अखबार। कॉलिंस के कमरे में बनी रिकवरी लिस्ट पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। दोस्तों, इन दोनों के बयानों पर गौर कीजिए। जॉनसन कहता है कि गोलियों की आवाज सुनते ही मैंने टेरी को एग्जिट गेट बंद करने को कहा। टेरी ने भी अपने बयान में ऐसा ही माना है, पर टेरी ने कोई भी गेट बंद किया ऐसा पता नहीं चलता। क्यों? दूसरी बात, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की तलाशी पब्लिक गैलरी में ही ले ली गई थी तो रिकवरी लिस्ट भी वहीं बना लेते। हो सकता है वहां इनके पास पेन और पेपर नहीं थे, इसलिए कॉलिंस के कमरे में चले गए। ठीक है, तो भाई वहां इतने सारे लोग थे, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के सामने लिस्ट क्यों नहीं बनाई गई? उस पर सिर्फ 2 पुलिस वालों के ही सिग्नेचर क्यों थे? आज भी पुलिस वालों पर इस तरह के आरोप लग जाते हैं कि किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए पुलिस अपने आप गैर कानूनी हथियार, ड्रग्स आदि प्लांट कर देती है। फिल्मों में भी यह खेल खूब दिखाया जाता है। तो क्या अंग्रेजों की पुलिस इतनी दूध की धुली थी? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा? टेरी कहता है कि उसने भगत सिंह के हाथ से पिस्तौल छीना। सरासर झूठ। सच तो यह है कि अगर भगत सिंह के हाथ में पिस्तौल होती तो टेरी ख्वाब में भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कारण हैं। 5 जून को भी कुछ सरकारी गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। इनमें एक थे मिस्टर क्लिफ, जो कलकत्ता के रहने वाले थे, ठेकेदार थे। क्लिफ ने अदालत के सामने बताया कि मैं पब्लिक गैलरी में एकदम बाईं ओर लेडीज गैलरी से सटी हुई दूसरी पंक्ति की आखिरी सीट पर बैठा था। मैंने हवा में कुछ उड़ते हुए देखा जो चिड़िया जैसा लग रहा था। इसके सभा में गिरते ही धमाका हुआ और धुआं उठने लगा। सोवा सिंह ने कहा कि मैंने देखा कि सिगरेट केस जैसी कोई चीज उड़ते हुए गिरी। क्लिफ कहता है कि चिड़िया जैसी चीज कोई उड़ते हुए आई। आगे क्लिफ कहता है कि मैंने मेरे निकट बैठी एक महिला को वहां से निकलने में मदद की। इसी दौरान दूसरा धमाका हुआ जिसे मैं नहीं देख पाया।
जब मैं उस महिला को बरामदे में छोड़कर लौट रहा था तो देखा एक व्यक्ति पिस्तौल से गोलियां चला रहा था। उसने 2 गोलियां चलाई और पिस्तौल नीचे सीट पर रख दिया। सरकारी गवाह क्लिफ का कहना है 2 गोलियां चलाई और पिस्तौल नीचे सीट पर रख दिया। दूसरा व्यक्ति पर्चे फेंक रहा था। पिस्तौल नीचे रखने के बाद पहला व्यक्ति यानी भगत सिंह भी पर्चे फेंकने लगा। जब मैंने लेडीज गैलरी की ओर से सार्जेंट टेरी को आते देखा तो उसे बताया कि वे दोनों उधर हैं। मैं भी टेरी के साथ गया। मैंने भगत सिंह को पकड़ा और टेरी ने नीचे सीट पर रखी हुई भगत सिंह की पिस्तौल उठाई। हम दोनों ने मिलकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पकड़ा। हालांकि उन दोनों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। भगत सिंह ने कहा कि मुझे मेरा हैट चाहिए। मैंने उनका हैट उठाकर उन्हें दिया जो वहीं नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। हो सकता है कि जब सैकड़ों लोग वहां से भाग रहे हैं किसी का हाथ लग सकता है, हैट नीचे गिर भी गया हो। तब और भी पुलिस वाले आ गए जो उन दोनों को ले गए। तब मैंने वहां फर्श पर बिखरे हुए पर्चे उठाए। कौन कह रहा है? एस क्लिफ, सरकारी गवाह। मैंने वहां फर्श पर बिखरे हुए पर्चे उठाए और नीचे हॉल में फेंके। पर्चे सिर्फ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही नहीं फेंके, सरकारी गवाह ने भी फेंके। और क्यों फेंके? वो कहते हैं कि नीचे सदन में खड़े कुछ लोग आवाज देकर कह रहे थे कि अगर ऊपर गैलरी में कुछ पर्चे पड़े हों तो नीचे फेंक दो। तो दोस्तों, आपने क्लिफ का बयान सुना। उसका कहना है कि टेरी ने पिस्तौल नीचे सीट से उठाया। क्लिफ और टेरी दोनों ने मिलकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पकड़ा, ऐसा क्लिफ कहता है। उन दोनों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। और टेरी क्या कहता है कि उसने पिस्तौल भगत सिंह के हाथ से छीना और उसने अकेले दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अगर टेरी सच बोल रहा था तो पुलिस का यह गवाह क्लिफ झूठा, और अगर क्लिफ सच बोल रहा था तो टेरी झूठा। सच तो यह है कि ज्यादातर गवाह जमकर झूठ बोल रहे थे। जब बचाव पक्ष के वकील आसफ अली क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उनसे मुश्किल सवाल पूछ रहे थे तो झूठ सामने आ रहे थे। उदाहरण देखिए, टेरी ने पहले कहा कि भगत सिंह के दाएं हाथ में पिस्तौल था और आसफ अली के सवाल पूछने पर कहता है कि सही से याद नहीं कौन से हाथ में था। ऐसे ही एक और सरकारी गवाह थे, डॉक्टर रॉबसन, जो भारत में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव थे, और इन्होंने अपनी आधारहीन और मनगढ़ंत बातों के सहारे भगत सिंह को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश आज नहीं, अगली बार करेंगे। इस अमर क्रांति यात्रा को आज यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी, यह प्रामाणिक जानकारी, आशा है आपको रुचिकर लगी होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि भगत सिंह और उनके वीर साथियों के आदर्श, संघर्ष और इस देश की आजादी के लिए उनके अमर बलिदान के बारे में आज की पीढ़ी जान सके। और हां, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए। अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए, जिससे हमें आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा का पता चलता रहे। मेरे दोस्तों, आजादी केवल चरखा काटने से नहीं बल्कि अनेकानेक शहीदों के लहू में नहाकर आई थी। आपके समर्थन और उत्साहवर्धन से उन गुमनाम बलिदानियों की शौर्य गाथा लेकर आपके बीच यूं ही आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।